साथ रिलेशन बना लिए तो टफ नहीं है। एक हमारे सर हुआ करते थे, कहा करते थे कि यूपीएससी माय डियर हलवा है, जिसको बनाने आता है बना के भोग कर लेता है, जिसको नहीं आता है वो कंफ्यूज रहता है कि इसमें डाला क्या गया है, कैसे ही सॉफ्ट हो गया, कैसे कढ़ाई में आटा और सूजी को ये कर दिया गया। तो हलवा की तरह है। इसलिए हम कहते हैं कि यूपीएससी में दो चीज हमेशा आपके पास होना चाहिए, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। ये दो चीज रखिए और ये दोनों को समझ लीजिए कि ये है क्या, आधा समस्या यही दूर हो जाएगा। दूसरा जो पेपर है आपका, दूसरा पहिया, व्हील नंबर 2। व्हील नंबर 2 में पहला है भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा एरिया है आपका, दूसरा पेपर का, पेपर 2 जीएस का, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। अब बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, निकाल लेंगे वो लक्ष्मीकांत का बुक और पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो बहुत आर्टिकल रटेंगे, कोई जरूरी नहीं है आर्टिकल पार्टिकल रटने का। आपको संविधान विशेषज्ञ थोड़े ना बनना है। आप क्या जा करके वहां पे अटॉर्नी जनरल बनने वाले हो कि एडवोकेट जनरल बनने वाले हो? आप थोड़े ना बनोगे। क्यों आपको संविधान का विशेषज्ञ बनना है? बहुत सारे लड़के लगते हैं आर्टिकल रटने, फलना आर्टिकल फड़ना आर्टिकल, उसका एक लिमिट है। अब तुम लड़के बड़े परेशान भी हो जाते हैं। इसको कॉन्स्टिट्यूशन का जैसे ही पेपर आता है, इसी से मिलता जुलता कुछ और पेपर है, जैसे पीसीएस में पूछा, चाहे ऑप्शनल पेपर होता है LSW, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, वो पूरी तरह से एक्ट और सेक्शन ही है उसमें, कारखाना एक्ट तो लेबर एक्ट तो EIC एक्ट तो सेफ्टी एक्ट तो ये एक तो वो एक। लड़के पढ़ के पगला जाते हैं, सोचते हैं उसी से नंबर मिलेगा, और नंबर उससे में नहीं मिलता है। एक आध नंबर ज्यादा मिला तो मिला, नहीं तो वो भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपका सिंपल है, भारत का संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ना है आपको। कोई जरूरी नहीं है कि राज्य व्यवस्था से सवाल ज्यादा पूछे जाएंगे कि संविधान से ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे। सवाल वही पूछे जाएंगे मेंस में जो पिछले 9 महीना में जिन क्षेत्रों में टीवी में चर्चा हो रहा है, पेपर में चर्चा हुआ है, वही क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे बस। उन्हीं क्षेत्रों पर सवाल पूछे जाएंगे। आपको यकीन नहीं हो तो पिछले 9 महीने का टीवी या पेपर का कटिंग अगर हो आपके पास तो उठा करके देख लीजिएगा, मेंस में वहीं से सवाल पूछे गए होंगे जो चर्चा में हुआ होगा। तो क्यों आपको पूरा संविधान पढ़ना है? नहीं पढ़ेंगे हम पूरा संविधान, हम वही कोर एरिया पढ़ेंगे जो चर्चा में हो। हमको संविधान विशेषज्ञ तो बनना नहीं है। अगर हम पढ़ने जाएंगे तो फिर पढ़ते रह जाएंगे। आज हम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, कल सुभाष कश्यप पढ़ेंगे, परसों दिन DD बसु पढ़ेंगे, फिर बख्शी का बुक पढ़ेंगे, फिर पांडे का बुक पढ़ते रहिए। किताब कितना पढ़िएगा? बनिए विद्वान। विद्वान आपको नहीं बनना है, आपको सिंपल नॉलेज कर लेना है। कैसे करना है, कैसे उसके कंटेंट को, किस कंटेंट को लेना है, किसको छोड़ना है, वो हम लोग क्लास में बात करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण एरिया है आपका इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें कंटेम्प्रेरी इशू सब में शामिल रहेगा, इसलिए कंटेम्प्रेरी इशू के हम बार बार चर्चा नहीं करेंगे। कंटेम्प्रेरी हर एक सब्जेक्ट में होगा। कंटेम्प्रेरी कहने का मतलब है कि जो पिछले 9 महीने से जो चर्चा में है, पिछले साल हो या पिछले साल कुछ ऐसा था जो आज भी उसका प्रभाव, दिन वो सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसी में एक और हिस्सा है पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा है। ये सब पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। पॉलिटिकल साइंस जिनका ऑप्शनल होगा, ये सब पेपर उनको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में मिल जाएगा। तो ये एक तरह से समझ लो कि ये पूरा पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर है। जीएस का पेपर 2 पूरा पॉलिटिकल साइंस है। जो बच्चा ऑनर्स किया होगा पॉलिटिकल साइंस से, ये सारे पेपर से रूबरू होगा, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन की बात हो या गवर्नेंस की बात हो, हर एक पेपर उसको यहां पर मिलेगा। ये क्या हो गया? पूजा
पूजा टाइम पे, अगर ईश्वर की पूजा ना होना तो ईश्वर का स्नेह और आशीर्वाद नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग पूजा कभी भी कर लेते हैं, 12 बजे दिन में लगते हैं सूर्य को जल चढ़ाने और तुलसी में जल डालने, कोई मतलब नहीं है। उस समय भगवान का सोने का टाइम है और आप जाकर के जल चढ़ाते हैं। उसी तरह से हमारी पूजा है। कब ज्वाइन की है? 9:30 बजे। टाइम कब का था? 8 बजे। क्या दिक्कत हुआ बाबू आपको? क्लास चल रहा था आपका। पूजा सिंह, सुन पा रही हैं आप? ठीक है। तो दूसरा जो एरिया है जीएस पेपर 2 का, वो है इंटरनेशनल रिलेशन। अब बताओ हमको, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में नहीं सुनते हैं आप? टीवी में नहीं देखते हैं? डेली देखते हैं, क्योंकि किसी भी देश की दशा और दिशा अंतर्राष्ट्रीय, अभी के संदर्भ में जब से ग्लोबल युग या ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट आया है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बिना आप अधूरे हैं। और याद रखिए, इतिहास में भी भारत उसी समय डार्क एज में गया जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसका 0 हो गया, जिसको हम लोग डार्क एज में डिफाइन करते हैं। आप तक पोस्ट आप कह सकते हैं कि लेटर गुप्ता पीरियड और ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड से ही शुरू हो गया था। भारत एक डार्क एज में घुस गया था, प्रवेश कर गया था। जो चीज भारत हजारों वर्षों से हासिल किया था, वो एक बंद कमरे में रह गया था, फैला नहीं, क्योंकि वो इंटरनेशनल रिलेशन। और आज ग्लोबल विलेज का जमाना है, गूगल का जमाना है। जो गूगल आप यूज कर रहे हैं वही शिकागो और एम्स्टर्डम में बैठा हुआ बंदा भी यूज कर रहा है। तो इंटरनेशनल रिलेशन जरूरी है। तो दूसरा, और ये बहुत सिंपल सरल है, फंडामेंटल चीज इसको जान लेना है। कुछ पॉलिसीज हैं, उस पॉलिसीज को जान लेना है। कुछ फैक्टर हैं जिससे इंटरनेशनल रिलेशन डिसाइड होता है, वो जान लेना है। और रिसेंट में क्या अपडेट हुआ है, क्या चेंज हुआ है, बस वो जान लेना है। और पॉइंट बाय पॉइंट उसको बस की या बुलेट पॉइंट के रूप में उसको मेंशन करके रखिए। उसको दिमाग में रट्टा डाल लीजिए या फिट कर लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए, जैसे करना है करके रख लीजिए। उन्हीं चीजों को आपको जिक्र करना है अपने फेवर में देखते हुए। सुनेंगे हम सबका, निर्णय हम अपने विवेक से करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन यही कहलाता है। सुनेंगे हम सबका, चाइना का भी सुनेंगे, अमेरिका का भी सुनेंगे और पाकिस्तान का भी सुनेंगे, नेपाल का भी सुनेंगे, हर एक किसी का सुनेंगे, लेकिन फेवर में डिसीजन हम अपने फेवर में लेंगे। जो हमको अच्छा लगेगा वही करेंगे। तो इंटरनेशनल रिलेशन भी ये पॉलिटिकल साइंस का सेगमेंट है। इसी में है गवर्नेंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अब हमको बताते चलना है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो आप नहीं सुने हैं या नहीं देखे हैं। सब देखे हैं, सब सुने हैं, देखते रहेंगे आप ताउम्र। ऐसा नहीं कि आज देखे हैं कल नहीं देखेंगे, ताउम्र देखते रहेंगे। लेकिन आपको पता नहीं है कि कौन सा चीज देखना और कहां पे आंख बंद कर लेना है, कि आंख को भी आराम मिल जाए और हमें जो जरूरत है वो मिल भी जाए। बस यही करना है। तीसरा है गवर्नेंस। आप कह सकते हैं कि इसको कहा जाता है शासन। ये बड़ी अच्छा पेपर है। इसलिए अच्छा पेपर है क्योंकि ये एक तरह से अक्सर आज के संदर्भ में जो गवर्नेंस है ना, ये केंद्रीय भूमिका के रूप में आ गया है। शासन, कई ऐसे देश हैं जो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के थ्योरी पर काम कर रही है। जैसे ये वर्तमान की सरकार भी अपना नारा देती है कि हम भी मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस देंगे। तो इसी में एक और आता है गवर्नेंस में, गुड गवर्नेंस या सुशासन। सुशासन, और ये जो सुशासन है ये यूएनओ का बड़ी फेवरेट एरिया है। इसी से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाता है, इसी से ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट लाता है, इसी से भी ये जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, इसी से ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी प्रोटेक्शन की बात, मतलब सब कुछ के लिए इसी को जिम्मेवार ठहराता है। बोलता है शासन को सुशासन में कन्वर्ट करना है, बदलना है, और इसके लिए इसने गोल सेट कर दिया है जिसको हम SDG कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और उसके कुछ एरिया डिसाइड कर दिए कि ये सारे एरिया है, आपको ये अचीव करना और ये काम इसका है।
और किसी भी देश को चलाने के लिए ये बहुत जरूरी है। किसी भी तंत्र को चलाने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए गवर्नेंस होना जरूरी है। इसलिए गवर्नेंस आपका हिट एरिया है और यहां से सवाल बिल्कुल पूछे जाएंगे, अवॉइड नहीं किया जा सकता है। यहां से सवाल पूछे या नहीं पूछे कोई ये नहीं है, लेकिन यहां से जरूर पूछेगा, यहां से जरूर पूछेगा और यहां से जरूर पूछेगा। यहां से एक आधे को सवाल पूछेगा, ज्यादा सवाल भी नहीं पूछेगा, लेकिन ये जो 3 एरिया है यहां से जरूर सवाल पूछेगा, क्योंकि ये आपको डे टू डे फेस करना है। समझ में आया? अब संविधान में आपका 3 आयाम है, आपको पता ही है। संविधान मुख्यतः 3 पहलुओं को अपने अंदर समाहित करता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ना है और ये 3 किसके लिए हैं? आपके लिए हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं है, वो आप ही के लिए है। चाहे एग्जीक्यूटिव की बात कीजिए, जुडिशियरी की बात कीजिए या लेजिस्लेटिव की, सब आप ही के लिए है। तो इसका हम लोग पढ़ेंगे, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव, जितने उसके बॉडी है, जितने उसके सिस्टम है, जितना उसका मैकेनिज्म है, जो महत्वपूर्ण है, उस पर हम लोग बात करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, समझ जाएंगे। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, संविधान के 3 पहलू, 3 भाई, कार्यपालिका, विधायिका, इन्हीं के बारे में सब कुछ बताया गया है संविधान में। संविधान इन्हीं का दस्तावेज है, कार्यपालिका का, विधायिका का और न्यायपालिका का, इन्हीं का दस्तावेज है वो, उन्हीं का ग्रंथ है वो। उनको कैसे काम करना है, किसके लिए काम करना है, किसको कितना अधिकार है, किसका कितना दायित्व है, ये सारी बातें आपको उसमें चर्चा की जाती है। तो ये हुआ यूपीएससी के व्हील का दूसरा व्हील, पीछे का 2 चक्का आपका कंप्लीट हुआ। 2 चक्का के बारे में आप समझ लीजिए, बचा और 2 चक्का। और जैसे जैसे ये सब टॉपिक पे हम लोग तब डिस्कस करेंगे जब हम लोग अपने क्लास को रेगुलर करेंगे। जैसे ही क्लास रेगुलर होगा तो जिस सब्जेक्ट का शुरू करेंगे, सबसे पहले हम लोग उस सब्जेक्ट को डिकोड करेंगे कि इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, वो हम लोग वहां से डिकोड करेंगे। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को कोई भ्रम है, कोई डाउट है? अगर किसी को कोई भ्रम है, कोई डाउट है, देन पूछ सकता है। ये कौन महानुभाव है भाई, क्लियर हो गया एक ही बार में कैसे समझ लेते हैं आप लोग? हमको तो एक बार में समझ में मिली। अच्छा, निशा मन, अच्छा ठीक है। तीसरा जो निशा की मनीषा, अच्छा अच्छा समझ, हाँ समझ, ठीक है। अब तीसरा चक्का जो आपका जीएस का है, एक मनीषा भी है और एक निशा है। पूजा सिंह आप सुन रही हैं कि है क्विट कर गए? हाँ, पूजा सिंह आप हैं कि चली गई? ठीक। तीसरा पेपर है आपका जीएस का तीसरा पहिया, गाड़ी का आपका तीसरा पहिया इंडियन इकोनॉमी है या भारतीय अर्थव्यवस्था, आप हिंदी में लिखिए भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था आपको पढ़ना है, ना कि अर्थशास्त्र पढ़ना है, अर्थव्यवस्था पढ़ना है आपको। अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र ज्यादा जटिल सब्जेक्ट है। क्यों? हाँ, जीएस का तीसरा पेपर। हाँ, इसमें दरअसल हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें इकोनॉमी में आपको 2 एस्पेक्ट में पढ़ना, अर्थव्यवस्था में, ना कि अर्थशास्त्र में। एक तो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सामान्य बातें और दूसरा भारत के रिस्पेक्ट में। ये 2 आयाम पढ़ना है। जो आप सामान्य बातें पढ़ेंगे भी तो उसको भारत के फेवर में पढ़ना है। जो भी आप आंसर राइटिंग करेंगे, चाहे किसी भी तरह के क्वेश्चन में, वहां पे भारत को समाहित करना ही पड़ेगा। भारत में क्या संभावना है उस संदर्भ में, भारत में उस संदर्भ में या उससे संबंधित कौन सी समस्याएं हैं, ये सब चीज आपको जानना पड़ेगा और बताना पड़ेगा।
इसमें कोई टेक्निकल फील्ड है, कोई टेक्निकल है ही नहीं, या टेक्निकलिटी है ही नहीं कि इसमें आपको परेशान होना है। सिंपल सिंपल चीज जानना है, उसी को लिखना है। आपको इकोनॉमिक्स पेपर का मास्टर नहीं करना है, सिंपल सी बातें जानना है, उसी बातों के बुनियाद पर आपको अपना आंसर राइटिंग करना है। जो इकोनॉमिक्स का टेक्निकलिटी देखते हैं ना, वो सब टेक्निकलिटी से आपको परहेज करना है। बस सामान्य बातें जान लेना है, उसी सामान्य बातों से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आपका जब क्लास होगा देन हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी निकालेंगे इकोनॉमिक्स का, और उस पर डिस्कस भी करेंगे कि बताओ हमको कहाँ पे आपको एक्सपर्ट की जरूरत है। तो लड़कों के मन में डर होता है इकोनॉमिक्स पेपर से, ज्योग्राफी पेपर से, हिस्ट्री से डर नहीं होता है, लेकिन सबसे ज्यादा डरने वाला विषय हिस्ट्री है, क्योंकि सबसे कम नंबर उसी पेपर में लड़कों को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वो लिखते ही नहीं है, खाली सोचते हैं कि आसान है, लेकिन वो लिखते नहीं है। कहानी कुछ भी लिख देते हैं, अरे इतिहास है ना, लिख देंगे। हम ये अनुभव किए हैं, ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम अनुभव किए हैं। और एक मेंस की घटना है, जब हम यूपीएससी का मेंस का एग्जाम दे रहे थे, तो ये लड़की को हम देखे थे, तो इतिहास में पता नहीं क्या क्या लिख रही थी वो, जो इसका कोई जरूरत नहीं था। तो बेचारी उतना ही पढ़ी होगी या उतना ही समय दे पाई होगी, तो इस वजह से वो लिख रही थी। तो इसमें भी आपको जटिलताओं में नहीं जाना है, सिंपल सिंपल बातें हैं, कुछ एरिया है जिसको आपको समझ लेना है, कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको जान लेना है, और उसी के आधार पर आंसर लिखना है। और इसमें एक तरह से कुल मिला जुला करके कहा जाए तो जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का एरिया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स दो हिस्सा हो, दो भागों में बांटा, माइक्रो मैक्रो। क्या होता है माइक्रो मैक्रो? आप यूट्यूब में जाकर के देख सकते हैं मेरा, उसमें हम जो इकोनॉमिक्स का क्लास लेते हैं उसमें हम बताएं। तो मैक्रो से आपसे सवाल पूछे जाते हैं, ना कि माइक्रो से। मैक्रो से सवाल पूछे जाएंगे तो इसमें क्या पूछा जाता है? तो वही इंडस्ट्री, जीडीपी, जीएनपी, या फ्लैगशिप जो प्रोग्राम है, या इन्फ्लेशन, यही सब कोर एरिया जिससे पूरे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, पूरे भारत के इकोनॉमी पर जिससे प्रभाव पड़ता है, वो एरिया। एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स, यही सब एरिया पूछा जाता है। उसके जो टेक्निकलिटी है, हल्का फुल्का कोर टेक्निकलिटी आप कह सकते हैं, वहीं से सवाल पूछे जाते हैं। पहला एरिया हुआ आपका ये। इसी में जो पॉलिसी आता है या नीति, वो इकोनॉमिक नीति, इकोनॉमिक पॉलिसी समय समय पर जो लाया गया है उससे सवाल पूछा जाएगा। कुछ रिफॉर्म लाया गया है, सुधार किया गया है, देन वो भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा, पॉलिसीज होंगे, रिफॉर्म होंगे, कुछ टेक्निकल कॉन्सेप्ट होंगे, और कंटेम्प्रेरी इशू होगा। ये एरिया है आपका इकोनॉमिक्स का, ठीक है। दूसरा जो एरिया है वो है इन्वायरमेंट साइंस, ईवीएस का, या आप इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही कर लो। इसी पेपर का, जीएस पेपर 3 का ही दूसरा जो एरिया होगा या दूसरा पेपर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। और इसी में अगर थोड़ा सा सेपरेट कर दोगे या इसी में रखोगे तो पर्यावरण, ये एरिया आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब इसमें कोई ऐसा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कोई ऐसा चीज नहीं पूछा जाएगा जो साइंस स्ट्रीम का बच्चा कर सके और आप नहीं कर सके, ऐसा सवाल नहीं। लेकिन कुछ फंडामेंटल चीज आपको पता होना चाहिए, तभी आपका आंसर क्लियर होगा। कुछ फंडामेंटल चीज आपको क्लियर पता होना चाहिए। इसका भी ये एरिया इसका बड़ी सीमित एरिया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सबसे सीमित या लिमिटेड जो एरिया होता है ना, वो इसी का है। एकदम लिमिटेड एरिया है इसका, ज्यादा आपको भटकाएगा नहीं है। इसका कुछ एरिया एकदम लिमिट है, बस उसी को पढ़ लीजिए, उसी में से हो जाएगा। इसमें ज्यादा ना तो आपको किताब पढ़ना है, ना तो गाइड पढ़ना है, ना तो नोट्स पढ़ना है। लिमिटेड एरिया है। जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, ये सब के सब कंटेम्प्रोरी होंगे, समकालीन मुद्दे होंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई परंपरागत सवाल आपसे पूछे ही नहीं जाएंगे, सब के सब करंट ओरिएंटेड या करंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। क्या हो सकता है? तो साइंस के क्षेत्र में जो भी इनोवेशन हुआ है या जो भी डेवलपमेंट हुआ है,
उसका इंडियन इकोनॉमी, उसका इंडियन सोसाइटी, उसका इंडियन कल्चर, उसका इंडियन पॉलिटिक्स पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उससे क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, बस वही। अब जैसे अभी 5G लॉन्च हुआ है, तो 5G का आपको टेक्निकलिटी थोड़ी ना पूछे जाएंगे कि 5G कैसे काम करता है या कौन सा उसका, वो सब आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। 5G क्या है, भारत का उसकी मार्केट क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, उससे भारत को क्या फायदा होगा, इकोनॉमी को क्या फायदा होगा, क्या ये होगा, कौन सी कंपनी किस सिस्टम पे इसको लॉन्च की है या किस तरह से काम करेगा, यही सवाल आपसे 5G पे सवाल पूछे जाएंगे। या हो सकता है 5G पे नहीं 6G पे पूछ दिया जाए, 5G पे पिछले बार पूछ दिया गया हो तो यही पूछे जाएंगे। अब जैसे मान लो कि इसको 2-3 सेक्टर में बांट लेना है, इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अगर आप 2-3 सेक्टर में बांटने जाओगे तो आपको क्लियर होगा कि इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। जैसे इसमें कुछ एरिया है जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी, या आप कह सकते हो कि IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी के साथ सवाल जरूर पूछे जाएंगे। दूसरा जो एरिया है डिफेंस, रक्षा प्रणाली, रक्षा के क्षेत्र में जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का यूज किया जा रहा है, तो IT, दूसरा रक्षा, इस क्षेत्र से भी सवाल, इसी में आपका आ जाएगा मिसाइल हुआ। तीसरा ऊर्जा, एनर्जी, ऊर्जा का क्षेत्र, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, ऊर्जा वाला। चौथा हेल्थ, स्वास्थ्य, तो सुरक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, और एक और याद रखो सूचना प्रौद्योगिकी का हिस्सा है स्पेस टेक्नोलॉजी या अंतरिक्ष विज्ञान। ये 4 आयाम हैं और ये चारों के चारों आयाम करंट बेस्ड होंगे, कोई प्राचीन या अतीत के सवाल नहीं पूछे जाएंगे आपसे, सब के सब एकदम करंट, पिछले 9 महीना 10 महीना में जो घटना घटेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वही सवाल पूछे जाएंगे। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि सेल कैसे काम करता है, सेल का मैकेनिज्म क्या है, सेल में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ये आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि हेल्थ के सेक्टर में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चरल स्टेटस क्या है, किस तरह के इनिशिएटिव लिए गए हैं, कौन सी बीमारी जो अभी प्रचलन में है उसकी इलाज के लिए या उस पर नियंत्रण करने के लिए विश्व समुदाय या वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रही है और भारत का उसमें क्या पहल है, यही सब आपसे सवाल पूछे जाएंगे। न कि उसका कंपोनेंट के बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा, न तो उसका मैकेनिज्म के बारे में सवाल पूछा जाएगा, वो सब आपसे नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं हैं, जर्नलिस्ट हैं, सामान्य हैं जो पब्लिक एड का विषय है। तो ये दूसरा एरिया हो गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। लड़के बेचैन हो जाते हैं जो साइंस बैकग्राउंड का नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसी में एक और सेक्टर है आपका इंटरनल सिक्योरिटी का, आंतरिक सुरक्षा। अब हमको बताओ ये सब चीज आप लोग कहां नहीं देखते हो, कब टीवी में नहीं सुनते हो, कब पेपर में नहीं पढ़ते हो, कब मैगजीन में नहीं पढ़ते हो, लेकिन आप पहले नहीं सुनते थे, नहीं इंटरेस्ट लेते थे, इसीलिए आप इससे अनभिज्ञ हैं। जैसे आपको क्रिकेट के बारे में सब पता होता है, लड़कों को ABCD से लेकर 2020 कहाँ पे बुकिंग होगा, वो क्या क्या होता है, उसमें सट्टा लगे, सब कुछ उसको पता है क्रिकेट के बारे में, क्योंकि वो बचपन से उसका क्रिकेट में इंटरेस्ट है, क्रिकेट देखता है। तो क्रिकेट का मक्का जो है लॉर्ड्स का मैदान, वहां से लेकर के अभी तक सब उसको पता है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट था तो जानने की कोशिश करता था, आज भी जानता है। तो आपको अब ये सब में इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, बस यही करना है, और ये सब कुछ आपके आसपास होते रहता है। अब देखो इतना टाइम आपके पास है कि ये सब चीज पर कर सको। आप एक घंटा भी टाइम देने जाओगे तो पता चलेगा 1 घंटा में कुछ हुआ ही नहीं। अब कोई मैगजीन उठा के निकल करके ले आया, पता चला कि भाई एटॉमिक एनर्जी का जो टेक्नोलॉजी है वो पढ़ने लगे। अब पढ़ने लगे तो उसमें 2 लाइन पढ़े, उसके बाद सर भारी हो गया, क्या भाई उसका कॉन्सेप्ट है, समझ में नहीं आया। और जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो दिन आप कुछ भी लिखेंगे आपको नंबर मिलेगा, आप राह से नहीं भटकेंगे।
इसीलिए कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा देन आसानी से, और ज्यादा भी नहीं समझना है। ऐसा नहीं कि उसके तह में जाना है, सतह पे तल में जाकर के उसको समझना है। ऊपर ऊपर बस मोटा मोटी समझ लीजिए, उसी को लिखना है। आपके पास टाइम ही नहीं होता है, 3 घंटे में आप क्या लिखिएगा? 150 वर्ड्स में लिखना है, 200 वर्ड्स में एक क्वेश्चन लिखना है, क्या लिख दीजिएगा? ऐसा कंप्यूटर नहीं है ना, आपका भी एक सीमा है दिमाग का, उसी क्षमता का मैक्सिमम उपयोग करना है। तो इसलिए उतना ही जानना है जितना आपकी आवश्यकता है, अनावश्यक चीजों से बचना है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है दूसरा एरिया। तीसरा है इंटरनल सिक्योरिटी, इसी का पार्ट है आंतरिक सुरक्षा। अब आंतरिक सुरक्षा में अब इस बार का जो भी मेंस देगा उसमें पीएफआई पे सवाल पूछा ही जाएगा, उसमें सेपरेटिज्म पे सवाल पूछा ही जाएगा, अलगाववाद पे सवाल पूछा ही जाएगा। तो आंतरिक सुरक्षा वही सब इशू है जिस इशू पर से समाज परेशान होता है, जिस इशू से सरकार कटघरे में आ जाती है और उसको जवाब देना पड़ता है। और ये सब के सब देश के सीमा के अंदर में उथल पुथल मचाए रखने के लिए, अपने को सिद्ध करने के लिए, अपने को स्थापित करने के लिए भारतीय शासन व्यवस्था के पैरेलल में इस तरह का मूवमेंट होते रहता है। अब भारत ही दुनिया के हर एक शासन व्यवस्था में, और आज से नहीं एंशिएंट पीरियड से आप कह सकते हैं, ये प्रक्रिया चल रहा है। समाज में अव्यवस्था या आंतरिक सुरक्षा हमेशा चुनौती रहा है। इसी आंतरिक सुरक्षा को कंट्रोल में करने के लिए तो अकबर ने लाया था धम। धम क्या था? यही आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए, अव्यवस्था ना फैले। अब देखो धम कहाँ का विषय है और कहाँ आपको काम आ रहा है। ये धम उसी के लिए लाया गया था ताकि समाज में स्टेबिलिटी बना रहे, अनस्टेबिलिटी ना हो, हेल्दी कंपटीशन हो, अनहेल्दी नहीं, विश्वास हो, अविश्वास नहीं, अहिंसा हो, हिंसा नहीं। इसी के लिए तो लाया था अकबर ने धम, इसी के लिए लाया था। सॉरी अकबर कर रहे हैं, अशोक ने, अकबर ने लाया था हाँ अशोक ने, हाँ धम। अच्छा हमको ये समझ में नहीं आता जो तुम लोग सोचती है वो कैसे सोच सकते हैं कि हम भी वही बात बोलेंगे। नहीं ठीक है, तो ये बात नहीं है, हम स्लिप ऑफ टंग हो गया। तो अशोक ने भी धम लाया था और उसी को लाया गया था अकबर के द्वारा। सुलह कुल या दीन इलाही या तौहीद इलाही कहिए, इसी तरह का एक्सपेरिमेंट करने का कोशिश किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसी तरह का एक्सपेरिमेंट आज भी किया जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के द्वारा। इसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, एक्सपीरियंस लाया जा रहा है ताकि समाज में अराजकता ना फैले, एनार्की ना फैले। इंटरनल सिक्योरिटी हमेशा से ही एक शासन के लिए, शासन के समक्ष एक चुनौती रहा है, सिद्ध करने के लिए, अपनी सत्ता को सिद्ध करने के लिए अपॉर्चुनिटी भी रहा है। इंटरनल सिक्योरिटी के कारण ही तब कश्मीर के लोग माइग्रेट हो गए, आंतरिक सुरक्षा के वजह। आज नक्सलवाद, आज आप कहीं बस में जाइए, ट्रेन में जाइए तो कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा जो आज से 8 साल 10 साल पहले मिलता था कि अगर कोई लावारिस बैग मिले तो कृपया उसे छुए नहीं, पुलिस को सूचित करें। इंटरनल सिक्योरिटी का ही मुद्दा था। आज ये सब चीज नहीं मिलेगा क्योंकि शासन इस चीज को लेकर के संवेदनशील हो गई। नहीं तो अन्यथा बस से जा रहे हैं, कहां पे ब्लास्ट हो जाता था कुछ पता नहीं चलता था। अलगाववाद, आतंकवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, ये सब के सब विषय इंटरनल सिक्योरिटी का हिस्सा है। और इससे सवाल आपसे पूछे जाते रहेंगे क्योंकि सरकार के लिए और आपके लिए हमेशा ये चैलेंज होगा। आप चाहे कहीं का भी डीसी बने, डीएम बने, आपको ये समस्या हमेशा मिलेगा। मान लीजिए आपकी पोस्टिंग नागालैंड असम में हो गई, आपकी पोस्टिंग कश्मीर कैडर मिल गया, आपको पोस्टिंग झारखंड का कोई नक्सल बेल्ट जिला में मिल गया, पश्चिमी सिंहभूम मिल गया, छत्तीसगढ़ का सुकमा वाला एरिया मिल गया, वहां पे पोस्ट, आपको ये सब समस्या से पाला पड़ेगा। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए ना। हालांकि बहुत कुछ आपको ट्रेनिंग में बता दिया जाएगा मसूरी में, लेकिन फिर भी आपको ये सब कुछ रूबरू होना है। तो ये तीसरा एरिया है और इसमें वही सवाल पूछे जाएंगे जो चर्चा में है।
ठीक है, सरकार का क्या इनिशिएटिव है, कौन सी समस्याएं हैं, आप क्या कर सकते हैं एज ए डीएम, एज ए आईएएस या किसी भी डिपार्टमेंट का अगर ये है, तो हम लोग का माइंड सेट होता है कि रोजगार की वजह से तो ऐसे, तो ये सब ठीक है, ये पुरानी बातें हो गई। अब नए नए अवधारणा आ गए हैं, नए नए कारण हो गए हैं। तो तीसरा जो पेपर है आपका ये है। अब लास्ट पेपर है आपका, और हम लोगों का भी क्लास का लास्ट सेगमेंट है, वो है एथिक्स का पेपर। अब यहाँ पे आपको अशोक महान और अकबर महान बन जाना है, क्योंकि आपको अब एथिक्स पढ़ना है। जो अशोक पढ़ा था, सब कुछ खा के 100 बिल्ली खा के 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज को। अब आपने जितना कर्मकांड किया 3 पेपर पढ़ के, अब आपको साधु सन्यासी बन जाना है। यानी कि वो सबको घोंट करके पी जाइए, और उतना अनुभव के बाद, उतना कुछ जानने के बाद अब अच्छा व्यवहार की अपेक्षा आपसे यूपीएससी करता है। नैतिक शास्त्र या नीति शास्त्र अब आपको पढ़ना है। आचार शास्त्र भी कर सकते हैं, या आचार संहिता भी कर सकते हैं। ये आपके लिए आचार संहिता है। यूपीएससी कैडर वाले या सिविल सर्वेंट के लिए आचार संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट है। हर एक चीज का आचार संहिता होता है, हर एक चीज का एक नैतिक नियम होता है। पॉलिटिक्स का अपना नैतिक नियम होता है, अर्थशास्त्र का अपना नैतिक नियम होता है, विज्ञान का अपना नैतिक दायित्व होता है। हर एक विषय का अपना नैतिक दायित्व होता है। तो हर एक विषय का आखिरी विषय में भी आपको भी नैतिकता पढ़ना पड़ेगा। ये नैतिकता आज हम क्यों पढ़ रहे हैं, यूपीएससी को मजबूरी हो गया है, क्योंकि ये पहले हमको परिवार में मिल जाता था संस्कार के रूप में। आज हमको परिवार से हम अलग हो गए हैं, और आज हम क्या हो गए हैं, आज हम फैमिली हो गए हैं। अब हम परिवार नहीं रहे, अब हम फैमिली हो गए हैं। और ये क्या हो गया बाबू? अच्छा ठीक है, तो अब आपको नीति शास्त्र पढ़ना, ठीक है, नीति शास्त्र या आचार संहिता पढ़ना है, क्योंकि आप इससे अलग हो गए हैं, दूर हो गए हैं। क्योंकि अब आप परिवार में नहीं रहते हैं, अब आपको संस्कार नहीं मिलता। इसलिए मजबूरन यूपीएससी को डालना पड़ा कि जो चीज आप पहले घर से सीख के आते थे, अब आप नहीं सीखे हैं, तो यहाँ पे आके सीखिए भैया। आज हम लोग इतने प्रोफेशनल हो गए हैं कि नैतिकता सब से ही परहेज करते हैं। बस नैतिकता का बस हमारा एक ही सिद्धांत है, हाउ टू गेन प्रॉफिट, हाउ टू गेट प्रॉफिट, कैसे हम फायदा उठाएं। ये हमारा स्लोगन बन गया है, या आइडियोलॉजी बन गया, सिद्धांत बन गया है। तो इस सिद्धांत के बीच में आपको संतुलित, आपको ठंड चिल मारने के लिए यूपीएससी ने नीति शास्त्र दे दिया है। अब ये नीति शास्त्र के भी 2 आयाम है। एक तो आपका निजी व्यक्तिगत, और दूसरा सार्वजनिक जीवन। यही 2 पहलू आपका है व्यक्तित्व का। एक तो निजी है, पर्सनल है, दूसरा सार्वजनिक है। जैसे ही आप सर्विस सेक्टर में आएंगे, आप जैसे ही यूपीएससी ज्वाइन करेंगे, देन आपका निजी जीवन भी पब्लिक हो जाता है। आपका निजी जीवन न के बराबर रह जाता है। अब आप पब्लिक मटेरियल बन जाते हैं। इसीलिए आपसे सवाल जब भी पूछे जाएंगे तो निजी और सार्वजनिक दोनों को समाहित करके ऐसा डायलेमा में डाला जाएगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप इसका क्या उत्तर दें। तो इसमें 2 तरह से सवाल पूछे जाते हैं। एक तो सवाल सैद्धांतिक पूछा जाता है, दूसरा केस स्टडी होता है। 2 तरह का इसमें सवाल। अच्छा, एक और बात याद रख लो, एथिक्स एक ऐसा पेपर है, एथिक्स एक ऐसा पेपर है जिसका कोई बना बनाया उत्तर नहीं हो सकता है। जैसे हर एक व्यक्ति का नैतिकता उसकी क्षमता, उसके पर्यावरण, उसका इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, उसके परवरिश पर डिपेंड करता है कि वो क्या फैसला। हाँ, तो वो केस स्टडी है। केस दे दिया जाएगा, एक सिचुएशन क्रिएट करके दे दिया जाएगा, और देखा जाएगा कि आपका विवेक बुद्धि क्या डिसीजन लेता है। क्योंकि आपका विवेक बुद्धि का डिसीजन ही डिस्ट्रिक्ट या जिला को प्रभावित करने वाला है, और सरकार की छवि निर्धारित करने वाली है कि सरकार काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हर काम मुख्यमंत्री ही नहीं करता है ना, वो तो सिर्फ बैठा हुआ है बेचारा, वो गाइडेंस दे सकता है। वो तो जनता से बेचारा रूबरू होने का काम है उसका। सदन में
दरअसल सांसद विधायक का काम क्या है? विधि बनाना और उसको लागू करवाना, यही उनका काम है। वो विधायक एग्जीक्यूटिव का अगर मेंबर है यानी मिनिस्ट्री है, देन बनाए गए विधियों को कार्यान्वित करना, यही उनका दायित्व है। अब करना आप ही को है, करना सब ब्यूरोक्रेसी को है, मिनिस्टर को कुछ नहीं करना है, लेजिस्लेचर को कुछ नहीं करना है, करना सब के सब एग्जीक्यूटिव को है। इसलिए आप ही से यह अपेक्षा किया जाता है। वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके, वो जो गाना नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं चली आई, पता नहीं कैसे गाना है, तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके वो मैला होकर के वो पॉलिटिक्स में चले गए। उनसे अपेक्षा नहीं है, अपेक्षा आप ही से है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही को। हाँ 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 हाँ, तो ये हाँ हाँ हाँ, तो ये एथिक्स का पेपर है। और एक एथिक्स का एक वैल्यूएबल बात बता देते हैं, एथिक्स में नंबर का कोई माई बाप नहीं होता है तो किसको कितना, किस आंसर पे कितना नंबर मिलेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ नंबर हर एक क्वेश्चन पर जिस भी तरह से लिखे देंगे नंबर मिलेगा। ये इसका कोई बना बनाया एरिया नहीं है या बना बनाया कोई रोड नहीं है कि इसी पे चलेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। जैसा कि हमने बोला कि नैतिकता हर एक किसी के लिए वेरिएट करता है कि वो किस लेवल की नैतिकता अपने पास रखता है। जैसे कुछ लोग नैतिक होते हैं कि 10 रुपए भी अगर किसी से कर्ज ले लिए देन उनके लिए बहुत बड़ा कर्ज हो गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्रोफेशनल कर्जदार होते हैं, पैसा भी रहेगा तो भी कर्जा लेंगे, तो उनकी वही नैतिकता है। तो नैतिकता एक ऐसा विषय है जिसको एक दायरे में या एक लिहाफ में नहीं बांध करके रखा जा सकता, इसलिए इसमें नंबर वेरिएट करता है। इसका कुछ फंडामेंटल है जो सामान्य नागरिक को या सामान्य व्यक्ति को जान लेना चाहिए। नैतिकता सबसे पहले होता क्या है, नैतिकता क्या है पता है? हर एक चीज का नैतिकता, हर एक सिस्टम का एक नैतिकता है। नैतिकता क्या आदर्श है? नैतिकता एक आदर्श स्थिति है, आइडियल सिचुएशन है वो। नैतिकता का मतलब यही होता है, आइडियल सिचुएशन, न तो पार्शलिटी न तो डिस्क्रिमिनेशन, बैलेंस सिचुएशन इज कॉल्ड एथिक्स, नैतिकता। न तो आपको पक्षपात होना है न तो भेदभाव पूर्ण करना होना है, एकदम आइडियल। इसे मेरा स्क्रीन नहीं आ रहा, डाटा है तुम्हारे फोन में डाटा है तुम्हारा, खत्म देखो तो नहीं हो गया, डाटा कम होने लगता है खत्म होने लगता है, ये तो प्रॉब्लम होता है। तो ये है एथिक्स का पेपर। हाँ, निजी और सार्वजनिक, और इसमें 2 तरह से सवाल पूछे जाएंगे, सैद्धांतिक। हाँ, ये 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं, एक सैद्धांतिक और दूसरा केस स्टडी। ये सैद्धांतिक पर ही केस स्टडी होता है। दूसरी बात हमने कहा कि नीति होता है, नीति शास्त्र क्या है या नैतिकता क्या है, तो नैतिकता एक आदर्श स्थिति को कहा जाता है। और आदर्श स्थिति समाज अलग सेट करके रखा हुआ है, लेकिन व्यक्तिगत लेवल पे वो बदलते रहता है। सामाजिक स्तर पर या सार्वजनिक स्तर पर एक सेट किया गया है नैतिकता की, ये नैतिकता है, इससे बाहर गए दिन आप अनैतिक हो गए। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में या व्यक्तिगत स्तर पर हर एक कोई उस सीमा को पार करता है, और वही आपकी परीक्षण होती है कि आप कितने सीमा तक पार कर सकते हैं या कर रहे हैं। कहीं इतने सीमा तो नहीं पार कर जा रहे हैं कि आप एंटी सोशल एलिमेंट बन जा रहे हैं, तो आपको एंटी सोशल एलिमेंट नहीं बनना है। जैसे ही आप नैतिकता के सीमा को पार करेंगे देन आप एंटी सोशल एलिमेंट बन जाते हैं, असामाजिक तत्व बन जाते हैं, और आपके खिलाफ समाज का, कानून का, व्यवस्था का निगाह जम जाता है और आपके लिए व्यवस्था करके रखा गया है। और ये हर एक व्यवस्था में और हर एक किसी से अपेक्षा किया जाता है कि आप इसका पालन करें। ये अब जब ये आखिरी पेपर है आपका, क्योंकि आखिरी परीक्षण अब आपकी व्यक्तित्व की होती है। ये व्यक्तित्व परीक्षण है और कुछ नहीं। आपने जो कुछ भी गेन किया है, जो कुछ भी पढ़ा है, आप उसको कैसे समझ रहे हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, वही है नैतिकता। इसका दायरा क्या है? जैसे आज देखो, नैतिकता का एक साइंस में एग्जांपल समझ लो। विज्ञान पता नहीं क्या क्या इनोवेशन करके रखा हुआ है, खोज करके रखा हुआ है, लेकिन वो सब के सब लेबोरेटरी लेवल पर दबा करके रखा गया है। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसको अगर बाजार में ला दिया जाए, ओपन कर दिया जाए, दिन एनार्की या अनैतिकता फैल जाएगा। जैसे क्लोन टेक्नोलॉजी को क्यों दबा दिया गया?
क्योंकि ये अनैतिक हो गया था। हर एक चीज में नैतिकता होता है, और जहां नैतिकता से परे जाएंगे समाज के लिए चुनौती बन जाता है, और उससे निपटना अलग एक समस्या है। संसाधन लगेंगे, टाइम स्पेंड होगा, बहुत कुछ होगा, तो इफेक्ट कम, साइड इफेक्ट ज्यादा होने लगता है। इसीलिए हर एक व्यक्ति से अपेक्षा किया जाता है कि उसमें नैतिक भावना हो, नैतिक दायित्व हो, नैतिक व्यवहार हो। और ये चीज आज हम इसलिए पढ़ने लगे हैं क्योंकि हमारे संस्कार और सरोकार से इससे हम दूर हो गए हैं। पहले माता पिता के अलावा बाबा, चाचा, फूफा, ये सब से हमको सब संस्कार मिलता था, गांव से मिलता था, शिक्षक से मिलता था। लेकिन आज के समय में सिर्फ अपने मम्मी पापा के इर्द गिर्द में रह गए हैं, और उनसे भी अब तो दूर हो गए हैं, मोबाइल और टेलीविजन और इंटरनेट में हो गए हैं। तो नैतिकता नाम का तो हमारे यहाँ कोई चीज ही नहीं है। और इसके लिए हम लोग तोपने के लिए एक बहाना कह देते हैं कि ये कलयुग है, सब चलता है। तो इस कलयुग में भी सतयुग का मजा दिलाने के लिए, त्रेता और द्वापर का मजा दिलाने के लिए नैतिकता लाया गया है, और ये हमेशा रहेगा। हर एक चीज का नैतिकता होता है, चाहे लॉ प्रोफेशन का हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, हर चीज में उस विषय का एथिक्स पढ़ाया जाता है। लॉ का अपना एथिक्स होता है, मेडिकल का अपना एथिक्स होता है, सबका एथिक्स होता है। आप पढ़िए, आपको अगर इंजीनियरिंग है, ये कमल मोहन गौतम है कि चले गया है, उसमें भी एथिक्स है, सबका एथिक्स है। अगर ग्रेजुएट लेवल पे नहीं है तो डिग्री मास्टर लेवल पे आपको मिल जाएगा। लॉ में जाइए, लॉ का अपना एथिक्स है, सब में एथिक्स है। तो वो सबका एथिक्स आपको भी पढ़ना है। तो ये है आपका सिलेबस, और ये दिन प्रतिदिन आपके इर्द गिर्द घटित होता है। कोई ऐसा विषय नहीं है जो आपसे परे का है, सब आपके डे टू डे लाइफ में होता है। और ये थोड़ा सा और स्पष्ट तब होगा जब हम लोग क्लास शुरू करेंगे। जैसे जीएस का जैसे हम लोग फर्स्ट सेशन शुरू करेंगे, जिस सब्जेक्ट पे शुरू करेंगे, हम लोग उस सब्जेक्ट का पहले उसी दिन डिकोड करेंगे कि ये टॉपिक हमको पढ़ना है, उसमें ये चीज पढ़ना है, और इसको कहाँ पे देखेंगे, क्या संभावित प्रश्न आएगा, वो सब हम लोग क्लास में समझेंगे। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे पर डे। ठीक है, हम आपको मटेरियल भेज देंगे, आप लोगों को परेशान नहीं होना है। हम आपको पीडीएफ भेज देंगे आप लोगों को। हम जो पढ़ना है एक ही बार सब नहीं भेजेंगे, कुछ कुछ पढ़े देंगे, और उस पर हम टॉपिक भी बता देंगे कि ये सब पढ़ लीजिए। उस पर फिर हम लोग एक दिन, जिस भी दिन आप लोग डिसाइड कर देंगे कि सर इस दिन हम लोग का डिबेट सेशन रखिए, या जो भी डाउट सेशन है उसी दिन हम लोग रखेंगे, या तो फ्राइडे को रखें, या जो भी दिन आप लोग डिसाइड करके रखेंगे, उस पर हम लोग क्लास का और एनसीईआरटी का उस पर हम लोग बात करेंगे। तो क्लास रेगुलर होगा, मंडे टू फ्राइडे होगा। सैटरडे संडे आपके पास 2 दिन टाइम होगा, आप रिवीजन कर लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। वो 2 दिन आपका छुट्टी रहेगा, और बाकी हम लोग 1.5 आवर का रेगुलर क्लास करेंगे मंडे टू फ्राइडे। और आगे अगर हम लोग को जरूरत पड़ेगा और क्लास बढ़ाने का जरूरत पड़ेगा, दिन मॉर्निंग में हम लोग क्लास शुरू करेंगे, सुबह में 6:30 से लेकर के 8 बजे तक, अगर आप लोग को टाइम मिलेगा तो। अगर आप लोग एज पर डिमांड आपकी डिमांड पर होगा। ठीक है, कल से हम लोग